मैं रहमतुल्लाह। आप मेरे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल नहीं करते हैं, सब ठीक ठाक होंगे। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। खान सर की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है। ईरान एटम बॉम्ब, ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट। हाँ, ये पूरा एक्सप्लेन करने वाले मेरे साथ, देखते हैं वीडियो पर बहुत करते हैं। जय हिंद। देखिए, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में कहां तक पहुंचा है और यूरेनियम से इनरिच यूरेनियम बनाने में और परमाणु बम बनाना इतना जटिल प्रक्रिया क्यों होती है, और इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल से समझते हैं। देखिए, कोई भी परमाणु बम हो या फिर न्यूक्लियर रिएक्टर हो, उसमें जो यूरेनियम का यूज होता है वो ये यूरेनियम जो होता है वो यूरेनियम 235 का यूज होता है। इसे येलो केक कहते हैं क्योंकि ये येलो कलर का होता है। हालांकि जब हम इसे शीशे में रखते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद और कई सारे रिएक्शन के बाद ये हल्का ग्रीनिश टाइप का भी दिखने लगता है। यूरेनियम को हम लोग आशा का धातु कहते हैं, आशा का धातु। और कई बार एग्जाम में जब ये पूछता है भविष्य का ईंधन, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा लोग, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होता है। भविष्य का ईंधन हम लोग हाइड्रोजन को बोलते हैं, हाइड्रोजन को। और आशा का धातु का कर कहेगा तो यूरेनियम होगा। येलो केक भी होगा तो यूरेनियम। दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम है। हालांकि इसकी प्राइस का कभी कोई डिस्क्लोज किया नहीं इंटरनेशनल मार्केट में, हालांकि दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ है। अब ये यूरेनियम इतना महंगा है क्यों? क्योंकि देखिए, यूरेनियम जो नेचुरल यूरेनियम मिलता है वो यूरेनियम 238 होता है। ये किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 238 नेचुरल में मिलता है, वो 99.7% होता है। यानी लगभग जितना भी यूरेनियम हमें मिल रहा है वो हमारे किसी काम का नहीं है। यूरेनियम 99.3 होता है, 7 लिख दिए 3। अब ये जो हमें हमें जो प्राप्त करना है यूरेनियम 235 चाहिए। अब ये यूरेनियम 235 कितना चाहिए, कितना है प्रकृति में? 0.7%। यानी हमें 100 केजी यूरेनियम मिलेगा ना, तो उसमें केवल 700 ग्राम हमें काम लायक यूरेनियम मिलने वाला है। ऐसे अगर परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है तब यहाँ पर तो 100 केजी में 700 ग्राम कितना अजीब हो जाएगा यहाँ पर। तो और दूसरी क्या है ना, दोनों मिक्स होता है। यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 दोनों मिक्स होता है। हमें 238 का काम नहीं है, हमें काम है 235 का। अब इसी को इंप्रूव कर दिया जाता है और 235 को जब एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं तो उसी के यूज करके हम परमाणु बम बनाते हैं। यही शकल है परमाणु बम की। या फिर उसको बिजली घर में बना के उससे बिजली बनाते हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे हम लोग लाते हैं इसे समझते हैं। हम जो यूरेनियम मिला है हमें, उसमें 235 भी है और 238 भी है। 235 और 238 दोनों है। इन दोनों ही यूरेनियम को एक सेंट्रीफ्यूल नामक डिवाइस में डालकर, सेंट्रीफ्यूजल नाम के डिवाइस में डाल के गोल गोल घुमाया जाता है। अब जैसे दही में हम लोग ऐसे मथनी डाल के गोल गोल घुमाते हैं, मक्खन अलग हो जाता है, दही मलाई अलग हो जाता है। सेम वही चीज होता है जिसे हम अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो इसके जो सेंट्रीफ्यूज होते हैं उसी में इसको गोल गोल घुमाया जाता है। इस गोल गोल घुमाने से फायदा ये होता है कि यूरेनियम 238 साइड में हो जाता है। यूरेनियम 238 जो है ये साइड में आ जाता है और हमें जो जरूरत होती है यूरेनियम 235 की, ये यूरेनियम 235 बीच में चला जाता है और हम इस बीच वाले से निकाल लेते हैं। इन दोनों में आपस में दोबारा ना मिले और आसानी हो इसे हटाने के लिए, इसलिए इसमें यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड नाम की गैस को अंदर डाल के उसके बाद इसे घुमाया जाता है। इसकी फिक्स स्पीड होती है कि इतने स्पीड पे घुमाएंगे तो एक्सट्रैक्ट अच्छे से होगा, और अगर स्पीड कम और ज्यादा होगी तो इसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। ईरान ने भी ऐसे ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन उसके इस सेंट्रीफ्यूल के कंप्यूटर को इजराइल ने हैक कर लिया। जो कंप्यूटर इसे गोल गोल घुमा रहा था उसी को हैक कर लिया। अब वो स्पीड कभी बढ़ा देता था, कभी घटा देता था, कभी बढ़ा दिया कभी घटा दिया। तो उसे जो यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 ये जो मिलना चाहिए ये उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं मिला। इजराइल कितना समझदार, कितना शार्प दिमाग है उसका। उसने कहा कि अगर ब्लास्ट करेंगे तो सोच रहा है दोबारा बना लेगा। उससे ऐसा न बनाते हैं कि कामे लायक न रहे, उतना तगड़ा विस्फोट न हो सके। तो ये इजराइल ने किया था, सेंट्रीफ्यूल की स्पीड को कभी बढ़ाता था कभी घटा देता था। कितना ऐसा करता था कि प्योरिटी ही उसमें नहीं रह पाती थी। तो इजराइल का प्रोग्राम जो ईरान के बेसिकली प्रोग्राम को रोकने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। अब जो यूरेनियम हमें 235 मिलेगा, यूरेनियम 235, अब ये यूरेनियम 235 को और भी प्यूरिफाई किया जाएगा। तो पहले तो 238 से हमें ले आना है 235, यूरेनियम 238 से हमें बनाना है 235। अब जब 235 मिल गया, अब इसे और प्योर किया जाएगा। अगर 5% इंक्रीज करेंगे, 5% प्योरिटी लाएंगे, इनरिच करके, इनरिच बोला जाता है उसे, प्योर नहीं बोल के इनरिच कहेंगे यहाँ पे, तो उससे हम परमाणु बिजली घर बना सकते हैं। लेकिन अगर इसे 90% तक इनरिच कर देंगे तो जाके परमाणु बम बनेगा। यानी जो बिजली घर वाला यूरेनियम है
उस वह यूरेनियम से हम परमाणु बम में डालेंगे तो उतना तगड़ा झटका नहीं देगा, उसे और शुद्धता की जरूरत है। लेकिन दोनों में ही यूरेनियम 235 का ही यूज होता है, 38 का यूज नहीं होता है। यूरेनियम 235 को साफ करके जब इनरिच करके ले आते हैं तो इस तरह से उसे बंडल बना के रख लेते हैं यूरेनियम को। अब समझिए 1 केजी यूरेनियम 235 में, 238 में नहीं भैया, 1 केजी यूरेनियम 235 27 लाख केजी कोयला के बराबर ऊर्जा देता है। यानी कहीं पर 27 लाख कोयला जला दीजिए, 27 लाख केजी कोयला जला दीजिए, जितना आग लगाएगा, जितना तबाही मचाएगा, जितना त्रहिमाम त्रहिमाम कर देगा, उतना ये अकेला 1 केजी कर देगा यहाँ पे। इसलिए दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ होता है यूरेनियम। अब कहते हैं ना परमाणु बम इतना खतरनाक क्यों होता है? अरे भैया 27 लाख केजी कोयला के बराबर एनर्जी है। आप अपने ही जिला में 27 लाख केजी कोयला छींट दीजिए और उसमें माचिस मार दीजिए, देखिए आपका शहर उड़ा देगा पूरी तरह से। वही तो काम ये कर रहा है, बस उसमें कम ही मात्रा में उतना है स्टोर है एनर्जी यहाँ पर, इसलिए ये इतना महंगा बिकता है यूरेनियम। हालांकि कोई इसका रेट अभी तक नहीं खोला है। अब इसी यूरेनियम को रख के भड़का दिया जाता है, ब्लास्ट करता है, तो इसमें से इतनी हाई मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इतनी ज़्यादा कि इंसान वेपराइज हो जाता है, भाप बन जाता है, इंसान भाप बन जाता है। इतनी भयानक इससे ऊर्जा निकलती है और इससे दूर दूर तक इसका जो रेडिएशन होता है, हवा बहा के इसके धुआं को ले जाएगी, रेडिएशन को ले जाएगी, बाकी जगहों पर कैंसर होकर लोग मर जाएंगे यहाँ पे। इससे रेडिएशन से बचने के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खाई जाती है। हालांकि क्वेश्चन पूछा था कि कौन से जानवर पे रेडिएशन का असर नहीं पड़ेगा, जिसकी त्वचा काइटिन की बनी होती है, जैसे कॉकरोच। कॉकरोच के अगर मान के चलिए इसी मोहल्ले में परमाणु बम गिरा तो इस मोहल्ला का मर जाएगा, लेकिन अगर 10-15 किलोमीटर दूर गिरा है, हम लोग अगर देख भी लेंगे ना तो उसके रेडिएशन से हम मर जाएंगे, लेकिन कॉकरोच नहीं मरेगा यहाँ पर। ठीक है। अब परमाणु बम को, ये शकल है परमाणु बम का, इसको जमीन पे फोड़ेंगे तो उतना खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि जैसे जमीन पे फोड़ेंगे ना, इससे निकलने वाली हानिकारक गैस, इससे निकलते सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है परमाणु बम फटता है तो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ जाता है, इससे एक्सरे निकलने लगता है। और ये एक्सरे जो निकलता है लगभग 250 रोंटजन पे निकलता है। एक्सरे का मात्रक होता है रोंटजन, 250 रोंटजन पे एक्सरे निकल जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। हम लोग जो एक्सरे कराते हैं वो लगभग 6 रोंटजन 10 रोंटजन इस तरह से होता है। 250 रोंटजन पे कोई बचेगा नहीं, पूरा मांस फाड़ के निकल जाएगा। और इसके बाद इसमें से गामा रेज निकलती है, गामा रेज। अब ये गामा रेज जो होती है ये इतनी घातक होती है कि हमारी कोशिकाओं को मारने के लिए गामा रेज का यूज किया जाता है। बहुत हल्की मात्रा के गामा रेज का यूज जिस एरिया में कैंसर होता है उसे मारने के लिए किया जाता है कि कैंसर मर जाए, लेकिन इतना हाई पावर का इसमें से गामा रेज निकलता है कि पूरी शरीर मर जाती है यहाँ पे। तो ये दो ही खतरनाक रेडिएशन होती है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ना हम लोग गामा रेज को देख सकते हैं, गामा रे भी हमें नहीं दिखाई दे सकता है, और ना ही हमें एक्सरे दिखाई दे सकता है, तो हमें दिखेगा ही नहीं, अचानक आर पार होकर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। यही खत्म, जैसे कोरोना कहाँ हम लोग को दिखता था, अचानक किसी को हुआ कोरोना मर गया यहाँ पे, तो वही होता है यहाँ पे। अगर गामा रेज लग गया तो पता ही नहीं चलेगा वो क्या हो गया, और 10-15 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद आदमी मर जाता है। तो परमाणु बम एक तरह का विस्फोटक घातक नहीं होकर यह एक प्रकार का प्रदूषण है, जिसे नाभिकीय आपतन कहते हैं, न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। इस जमीन पे अगर पटका गया तो इसके जितने रेडिएशन है हानिकारक, उसी मोहल्ले में घर द्वार गली कुची में भस जाएगा और दूर तक खतरनाक इसका असर नहीं जाएगा। इसलिए जब भी परमाणु बम को ड्रॉप किया जाता है तो इसमें एक डेटोनेटर लगाया जाता है, और वो डेटोनेटर हाइट को नापते रहता है, बैरोमीटर से सेट रहता है कि जब वो 600 मीटर की ऊंचाई पर शेष रहता है तो इसी ऊंचाई पे ब्लास्ट किया जाता है। कभी भी जमीन पे ले आके परमाणु बम को नहीं ब्लास्ट किया जाता है। तो जापान और हिरोशिमा पे भी जो गिरा था वो 600 मीटर के हाइट पे गिरा था, ताकि मैक्सिमम तबाही हो सके और उसका रेडिएशन पूरे चारों ओर फैल जाए, और इसका असर 30,000 साल तक रहता है। ये नहीं कि आज परमाणु बम फूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका असर रहेगा 30,000 साल तक। बहुत बुरा असर रहता है, उस एरिया के जीन, जेनेटिक्स, सारी चीजों को चेंज कर देता है। अब इसी को बनाने में लगा हुआ है ईरान। अब इंटरनल खबर है कि ईरान ये बना चुका है। जैसे भारत भी परमाणु बम बहुत पहले बना लिया था, लेकिन उचित समय नहीं आ रहा था परीक्षण करने की, पॉलिटिकल क्लियरेंस नहीं मिल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के समय तो पूरी तरह से पॉलिटिकल क्लियरेंस मिल गया। उसी तरह ईरान लगभग बना चुका है, और उसके बनाने में हेल्प किया है तो रूस ने हेल्प किया है, क्योंकि रूस को पता है कि अगर ईरान चला गया तो फिर रूस के लिए खुला समर्थन करने वाला कोई देश नहीं आएगा, क्योंकि भारत बैलेंस करके चलता है, चीन को
दुनिया से मतलब ही नहीं है। तो ईरान और ये बैलेंस इसको रखना जरूरी है। अब ये ईरान अगर परमाणु बम बना भी लिया है तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है। अब इजराइल के पास आयरन डोम है, अगर ये मिसाइल में भर के मारेगा भी तो इजराइल मार के गिरा देगा। तो इजराइल की एक कमजोरी, वो हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं मार पाता है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बहुत तेज गति से चलती हैं, उसे मार नहीं पाता है। तो रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल भी थमा दिया है ईरान को। अब ईरान कैसे कंफर्म करे कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल सही में काम कर रहा है कि नहीं, या फिर इजराइल पे मारा और इजराइल उसे काउंटर कर पा रहा है कि नहीं। तो ईरान ने क्या किया, वही हाइपरसोनिक मिसाइल थमा दिया यमन के हूती विद्रोहियों के पास, और यमन के हूती विद्रोहियों ने यहां से चला दिया हाइपरसोनिक मिसाइल इजराइल पे, और इजराइल पे जाके गिर भी गया। अब समझो, उस मिसाइल में खतरनाक विस्फोटक नहीं है, तब ना इजराइल बच जा रहा है। अगर उसी में परमाणु बम भर दे और तब मार दे तो भैया तुम काउंटरे करके क्या करोगे, तो गिर गया वहां पर। तो ये बड़ी खतरनाक इन दोनों देशों के बीच परमाणु हमला का डर है। यहाँ पे इजराइल के पास पहले से परमाणु है। हमारे लिए भी ईरान बहुत जरूरत की चीज है, हमारे लिए रूस भी जरूरत है। इंटरनेशनल रिलेशन में हमारा कोई नहीं होता है। जब हमारे ऊपर ताज होटल पे हमला हुआ, अजमल कसाब ने नंगा नाच करा दिया था मौत का वहां पर, और तबाही तबाही हो गई थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, इजराइल ने अजमल कसाब को आतंकवाद की श्रेणी में नहीं डाला था। और वो डाला कब, इस साल डाला है, जब उसके यहाँ पड़ा है तब। 15 साल तक भारत ने, 16 साल तक रिक्वेस्ट किया कि भैया अजमल कसाब तो आतंकवादी है। तो इजराइल ने कहा कि भाई हम काहे को दुश्मनी ले पाकिस्तान के आतंकवादियों से। तो इंटरनेशनल रिलेशन में ये मायने नहीं रखता है ना कि सामने वाला क्या है, हमारा इंटरेस्ट क्या है, ये मायने रखता है। अब जान के ताज्जुब होगा, पूरी दुनिया अजमल कसाब को आतंकवादी मान रही थी, इजराइल नहीं मान रहा था, अभी माना है वहां पर। तो भारत भी हमास को, हिजबुल्ला को नहीं आतंकवादी संगठन में रखता है। भाई तुम हमारे लिए खड़े रहोगे तब तो हम तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा याद रखिएगा, ना कोई हमारा परमानेंट दोस्त, ना हमारा कोई परमानेंट दुश्मन। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो अमेरिका ने उन पर ये गुजरात दंगों का एलिगेशन लगा के अमेरिका में घुसने पर प्रतिबंध लगाया था, कहता वीजा ही नहीं देते हैं यहाँ पे। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो यही अमेरिका पिज्जा खिला रहा है। ट्रंप बुला के हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप हो रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कभी भी गांठ नहीं बांधा जाता कि मेरा परमानेंट दोस्त है, परमानेंट दुश्मन है। ईरान का सबसे अच्छा अगर कोई दोस्त था तो खोमैनी से पहले इजराइल ही दोस्त था उसका सबसे अच्छा। ईरान का सबसे अच्छा कोई दोस्त था तो अमेरिका था उसका दोस्त, जब तक कि खोमैनी की सरकार नहीं आई थी यहाँ पर। 67 के दशक की बात है, तो 67 बीते 50 साल पहले की बात है। तो अब आप आजकल इंटरनेशनल रिलेशन, 2 साल का इंटरनेशनल रिलेशन देख लेंगे तो उससे नीतियां बनती और बिगड़ती नहीं। 50 साल का एक लंबा अनुभव देखना पड़ता है, तब जाके नीतियां बनती है। हमारे लिए ईरान ज्यादा जरूरी है, रूस भी जरूरी है। अब ईरान रूस को क्या दे रहा है, ईरान सस्ते मात्रा में रूस को ड्रोन प्रोवाइड करा दे रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है, क्योंकि ईरान के इंजीनियर एकदम सस्ता में मिसाइल बना लेते हैं, ड्रोन बना लेते हैं। अब ये ड्रोन से बौछार कर दे रहा है यूक्रेन में। तो इजराइल, रूस को भी फायदा है ईरान से, ईरान को भी फायदा है रूस से। अब यहाँ ईरान के हथियार को यूज कर रहा है ये यूक्रेन के खिलाफ, और ईरान रूस के द्वारा दिए गए हथियार को ईरान यूज कर रहा है इजराइल के खिलाफ। तो दोनों में म्यूचुअल दोस्ती है यहाँ पर। हालांकि अगर देखेंगे इजराइल को तो इजराइल बहुत ताकतवर है और उसकी खुफिया एजेंसी एकदम बेरहम की तरह मारती है। इजराइल अपने दुश्मनों के साथ कोई मर्सी नहीं करता है, और ये हकीकत है। इजराइल अगर कमजोर पड़ेगा तो इजराइल का कोई इंसान जिंदा नहीं रह सकता है। इजराइल को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं, युद्ध करना पड़ता है, वरना अरब देश उसे छोड़ेंगे नहीं। ये हकीकत है। यहाँ पर अरब देशों ने पिछली साल जो 7 अक्टूबर को घटना हुई, तुम हमला करो, इजराइल की सेना से लड़ो, पूरी सेना को मारो, कुछ भी करो, इससे कोई बहस नहीं पड़ती है। यार इजराइल में कोई बूढ़ा आदमी, कोई औरत, कोई फेस्टिवल मना रहा, उसको मार दिया हमास वाला। बदले में ये 1 साल से कंटिन्यू मार रहा है। अभी 2-4 दिन में 7 अक्टूबर आ जाएगा, पूरा का पूरा 1 साल हो जाएगा यहाँ पे। तो कहीं दोनों साइडों से मानवता का ध्यान रखा जाता है, किसी एक साइड से नहीं। युद्ध अगर सेना के, जैसे अजमल कसाब आया, हम लोग को इस बात से तकलीफ है कि तुम आतंकवादी के रूप में आके होटल में गोली चलाया। पाकिस्तान की सेना को खुला निमंत्रण देते हैं, युद्ध करना है आ जाओ, लड़ लो, युद्ध करना। युद्ध से कौन भागा है? 1971 में लड़े थे, 93,000 भागे थे, 99 में लड़े। तो बात यहाँ यह है कि सेना युद्ध करे और सेना के बीच में सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। लेकिन युद्ध जब हो जाता है तो ये सब कुछ मायने नहीं रखता है यहाँ पे।
तो इजराइल जो है अपने दुश्मनों को चुन चुन के निपटा रहा है। हमास के चीफ गए थे ईरान में दोस्ती करने के लिए, इनकी मृत्यु की गई थी नए प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर, तो यहाँ से मारवा दिया उसको ईरान में। अब इजराइल अपने दुश्मन को ईरान की धरती पे मराया। वो इस होटल में वेट कर रहा था, इस होटल में ऐसी कोनवा वाला कमरवा इनको बड़ी पसंद था कि बड़ी अच्छा व्यू आता है यहाँ, मारा मिसाइल धाए दे, इसी में बम रख दिया था, मिसाइल नहीं पहले ही से बम रखवाया था। और इनको ना 3 बड़े कमरे थे यहाँ पर, एक इस साइड वाला कमरा था, एक इस साइड वाला, एक सेंटर कमरा, तीनों में बम रखा था, इजराइल रखवा दिया था वहां पर मोसाद के थ्रू। और जिस कमरे में रुकते वो वाला ब्लास्ट होता, इसको फिक्स था कि यही वाला कमरा में रुके, वही कमरा ब्लास्ट हुआ, हानिया मृत्यु हो गई इनकी, और हमास अभी लीडर विहीन हो गया है। इजराइल के नीचे से मारता था हमास, हमास के चीफ हानिया को निपटा दिया। इजराइल के ऊपर लेबनान से मारता था हिजबुल्ला, हिजबुल्ला के चीफ नसरुल्ला को मार दिया। नसरुल्ला मरा नहीं रहता, नसरुल्ला जो है ये नहीं मरा रहा था, ये बंकर के अंदर था। तो एक मिसाइल मारी जाती है वो डबल लेयर में फटती है, पहले बंकर में जाती है फिर फट जाती है। इसमें भी नसरुल्ला जो था बच गया था, लेकिन इजराइल ने अपने दुश्मन को मारने के लिए मिसाइल के अंदर जहरीली गैस भर दिया था, और उस जहरीली गैस के चपेट में आने से वहां मृत्यु हो गई। यहाँ पे ये काम तो इजराइल ने बहुत खतरनाक किया। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी जहरीली गैस वाली आतंकवादियों के हाथ में लगी तो जो बम ब्लास्ट करते हैं सब, अब उस ससुरा उसमें जहर मिला के मारे सब, तो ब्लास्ट में तो डायरेक्ट जो चपेट में आएगा रेंज में वो जाएगा। अब इस ससुरा ऐसा हानिकारक जहर और डाल के इसे ब्लास्ट करने लगे सब। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है, वो बड़ी जल्दी कल की अवतार होने वाला है, जाने वाला है, कल युग आने वाला है। यहाँ पे ऐसा ऐसा तरीका अपना रहा है कि देखिए, बंदूक की खोज हुई, डायनामाइट की खोज हुई थी सुरंग खोदने के लिए, लेकिन उसका यूज होने लगा किस चीज के लिए? ब्लास्ट करने के लिए। भाई अब आगे ये सब अपना लड़ते रहे सब, हम लोग भैया वसुधैव कुटुंबकम, सब लोग यहाँ पे। ईरान इजराइल अपने दुश्मन को तो निपटा ही रहा है, नीचे निपटा दिया हमास को, ऊपर निपटा दिया हिजबुल्ला को, अभी मिसाइल मारा यमन के हूती विद्रोहियों के। तो अभी ये कई सारी चीजें हैं। तो अभी इस वीडियो का मेन उद्देश्य जो है वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समझना है। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भले समझेंगे लोग कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस क्या था, और कहां कहां से ईरान अपने जो प्रॉक्सी वार क्या होता है, कैसे कैसे प्लान करता है, हूती कहां से आए, सब ये सब को हम लोग अलग समझेंगे। अभी यहां समझते हैं। अब देखिए, ये रूस जो है और ईरान, ये दोनों आपस में साथ आ गए हैं सब। इधर में क्या है? इजराइल, यूक्रेन और पूरा नाटो एक साथ आ गया है। अब ये बड़ी सख्ती दिक्कत हो जाएगा, एक सेंटर में डिस्प्यूट हो जाएगा, क्योंकि हमारा रिलेशन इन सब के साथ है। यहाँ पर रिलेशन सबके साथ है। हमारे लिए जरूरी है कि ईरान जो है वो स्टेबल रहे। समझिए कैसे हमारे लिए जरूरी ईरान क्यों है? क्योंकि भारत है, हम अपने पूर्वी देशों को गंवा दिए हैं। अभी बांग्लादेश में क्या हुआ आप देखें, बांग्लादेश खत्म, शेख हसीना। नेपाल हमको बिना मतलब का आंख दिखा रहा है, नक्शा में दिखा दिया कि भारत की जमीन हमारी है, और नोट पे दिखा रहा है क्योंकि चाइना फंडिंग कर रहे हैं यहाँ पर। श्रीलंका में क्या हुआ देखे, भारत को भगाया गया यहाँ पे। मालदीव हम लोग को बर्बाद करने के चक्कर में अपने बर्बाद हो गया। अल्टीमेटली रिलेशन खराब हुआ कि नहीं हुआ? पाकिस्तान से तो जन्मजात दुश्मनी है, यहाँ से तो कभी सुधर नहीं सकता है। अब म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है, क्योंकि म्यांमार की जो प्रधानमंत्री थी आंग सान सू की, वो भारत के फेवर में थी, उनको तख्ता पलट करके भगा दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनका तख्ता पलट करके भगा दिया। रीजन जानते हैं क्या? भारत एक सड़क बना रहा था यहाँ से लेके कोलकाता से होते हुए, और ये सिंगापुर तक सड़क जा रही थी। कितना डेवलप हो जाता ये हमारा पूर्वोत्तर भारत। हम भारतीय अपने उत्तर भारत के राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं। हद तो तब हो जाता है जब उन्हें कई लोग चाइनीज बुलाने लगता है, जबकि वो लोग हमारे अभिन्न अंग हैं। उन्होंने ओलंपिक्स में हमारे लिए मेडल लाए हैं, आज भी वो हमारे लिए सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत जरूरी है। तो ये सड़क बन जाती तो डेवलप होता, लेकिन वहां क्या हुआ, तख्ता पलट करके बंद हो गया। अब देखो हम लोगों के लिए चाइना यहां से एक सड़क लेके आ रहा है, सीपीईसी सड़क, और यहां पे उसने बना दिया है ग्वादर बंदरगाह। अब यहां से चाइना की एक्सेस हो गई है। पहले चाइना को डर लगता था कि चाइना को इधर से जाना था, अब वो इधर से जाएगा ही क्यों, यहां से अरब देशों से व्यापार करेगा, यहां से घुस जाएगा। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग ने ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए हैं। अब ईरान का चाबहार बंदरगाह लिए, इसी बंदरगाह से हम रेल लाइन लेके अफगानिस्तान में पहुंच सकते हैं, ताकि पाकिस्तान को काउंटर किया जा सके इस सड़क को। और हमने अपने एयरफोर्स का एक फारखोर एयरबेस रखा है तजाकिस्तान में, और यही तजाकिस्तान में हम अपने एयरबेस पे पहुंचने के लिए यही रास्ता है। इसलिए ईरान का स्टेबल रहना जरूरी है। इसी ईरान के रास्ते से हम लोग ऊपर की ओर रसिया जा सकते हैं, और यहां से हम लोग इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे तो हमें सस्ते मात्रा में तेल देता है पेट्रोलियम ईरान, और ईरान हमारे रुपया को भी एक्सेप्ट कर लेता है।
अब अमेरिका का अगर इंटरवेंशन इधर हो जाएगा, इजराइल का हो जाएगा, तो सोचिए क्या होगा। वही हाल होगा जो सीरिया तबाह हो गया, इराक तबाह हो गया, अफगानिस्तान तबाह हो गया। हमने अरबों खरबों रुपया अफगानिस्तान में लगाए, अमेरिका यहाँ से छोड़ के गया, आतंकवादी भर गए सब यहाँ पे। आज इराक में कोई नहीं जा रहा है। तो हमारे लिए ये रास्ते हैं, हालांकि हम लोग ने एक अल्टरनेटिव रूट निकाला है, लेकिन अभी ये नया नया है, कोई रूट अभी तो बना भी नहीं है। ये रूट बनते बनते टाइम लगेगा यहाँ पर। तो हमें दूसरे की लड़ाई में हमें अपने इंटरेस्ट को ज्यादा ध्यान देना है। यही इंटरनेशनल रिलेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें अपना रिलेशन, हमारा नेशनल इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर मरेगा तो ईरान गया तो हमारे लिए पेट्रोलियम की रेट सर पर चढ़ जाएंगी यहाँ पर। हालिया की इन सभी घटनाओं को आप लोग को मेंस के पेपर में भी लिखने के लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन या करंट के टॉपिक में पूछेगा। अभी 70वीं बीपीएससी के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी न्यू बैच के लिए आप सब लोग इनरोल होइएगा मिनिमम फीस में, और इंडिया के सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यूपीएससी। और जिसका वेट कर रहे थे आप लोग, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आरएएस की बैच भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं। बहुत जल्दी हम लोग आरएएस को ऑफलाइन जयपुर में भी स्टार्ट करेंगे। अब यूपीपीएससी में क्या दिक्कत था कि प्रयागराज के बच्चों का कहना था सर हिंदी मीडियम तो स्टार्ट कर दिए, प्रयागराज में इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट कर दिए। तो आप लोग के लिए प्रयागराज में इंग्लिश मीडियम भी स्टार्ट हो गया है। और जो बीपीएससी के बच्चे हैं जिनका 70वीं बीपीएससी एग्जाम देना है, उनके लिए जो ओपन टेस्ट किया गया है इस बार, हर जिले में अलग अलग जिले में रखा गया है। तो आप देखिए इतने सेंटर्स बनाए गए हैं यहाँ पर, अलग अलग सेंटर है, सिवान, छपरा, सारण, आरा, सारण, ये अलग अलग सेंटर है। आप इस सेंटर पे जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए। एग्जैक्ट जैसे बिहार पीसीएस एग्जाम लेती है बीपीएससी, एग्जैक्ट अलग अलग सेंटर पे हम लोग भेज के एग्जाम देंगे। आप अपने चॉइस का सेंटर ले लेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए ताकि हम लोग को भी सीट वहां अलॉट करने में और सिक्योरिटी मेंटेन करने में आसानी हो। आई होप आप ये पूरा टॉपिक समझे होंगे कि परमाणु बम कैसे काम करता है और क्या इंटरनेशनल रिलेशन है। अगले वीडियो में हम समझाएंगे कि इजराइल क्या ईरान पे हमला करेगा और ये प्रॉक्सी वार क्या होता है और एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। बातें अपना खान साहब ने बिल्कुल ठीक की हैं। आज एक मेरा और मौक़िफ़ ठीक हुआ, बल्कि मेरा जैसा भी ये मानते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के दरमियान कोई भी कंट्री किसी का सगा नहीं होता। कोई भी परमानेंट ना कोई दोस्त होता है और ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। ये बात सारी कंट्रीज जानती हैं और इंडिया बखूबी जानता है। इसलिए इंडिया जो स्टैंड लेता है वो बड़ा सोच समझ कर लेता है। अब इसराइल ने भी देख लें कि वो स्टैंड लिया था। अजमेर के साहब पर बता रहे थे खान साहब, 15 साल वेट करता रहा, लेकिन अब उनको अपनी ज़रूरत है ना। अब उन्होंने इसलिए डिक्लेयर किया था कि इंडिया डिक्लेयर करे हमास को, हिजबुल्ला को और हूथीज़ को और ईरान के साथ ताल्लुकात। और इंडिया भी बड़ी चलाकी के साथ, अब इंडिया दोनों साइड देख रहा है, एक ईरान वाली भी और अपना दूसरी इसराइल वाली भी। लेकिन आयतुल्लाह खमीनी की एक स्टेटमेंट आई थी। आयतुल्लाह खमीनी ने यह बोला था, खामना आई है लफ्ज़ खामना आई, इस तरह का खमीनी बोल देते हैं। तो उन्होंने आयतुल्लाह की ये स्टेटमेंट थी कि कश्मीर, जो लोग कश्मीर के अंदर, अगर हम मतलब इस तरह की स्टेटमेंट थी, अगर हम बर्मा, कश्मीर और इजराइल के मुसलमानों की तकलीफ नहीं समझ सकते तो फिर हमें हक मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। मतलब उनको पता है कश्मीर के अंदर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये परेशान सा भी। हाँ, उसके बाद ना इंडिया के जो और ईरान के रिलेशन थे वो थोड़े से कमज़ोर दिखाई दिए। हालांकि इंडिया ने सी पैक को काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट बनाई, जिस तरह ये खान साहब ने जिस तरह उन्होंने चाइना ले ली, पाकिस्तान की ग्वादर उसको काउंटर करने के लिए चाबहार इंडिया ने ले ली। तो ये कोई परमानेंट नहीं है रिलेशन इंडिया और चाइना का, अपना इसराइल के या इंडिया और ईरान के या पाकिस्तान और चाइना के। तो ये चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आज, अब जिस तरह वो बता रहे थे खान साहब कि आयतुल्लाह खमीनी से पहले ईरान का और इसराइल का बड़ा फ्रेंडशिप थी, ये सच भी है। अमेरिका बहुत बड़ा फ्रेंड था ईरान का। ये तो एक इंकलाब आया था, आयतुल्लाह खमीनी के बाद इंकलाब आया था। इंकलाब में ये आया तो उसके बाद से इस तरह तो यूएस से चाइना का बहुत बड़ा फ्रेंड रहा। क्योंकि आप देख लें, ये भी ऑनलाइन प्रेडिक्शन ले लें, इंडिया सॉरी चाइना और जो रशिया वो आपस में बड़े क्लोज है, एक दूसरे डिपेंड है, बल्कि रशिया ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पर। लेकिन आने वाले वक्त में देखिए ये दुश्मन होंगे, इनका एक एरिया है उसकी वजह से। तो कोई भी रिलेशन परमानेंट नहीं होते, ये बात सच है। तो आज जो इजराइल जिंदाबाद कहते हैं, कल को हो सकता है इजराइल इंडिया को ठोकना शुरू कर दे। जहाँ तक मुझे जो है ना क्या मेरा माइंड काम करता है,
ईरान अपना एटम बम बना चुका है। बना चुका है, बिल्कुल बना के उसने रखा हुआ है और उसको टाइम सही नहीं मिल रहा, टाइम का वेट कर रहा है। वेट कर रहा है। मैं कहता हूँ यार अल्लाह करे कि जो उन्होंने टेस्ट करना है ना, पहले टेस्ट इसराइल पर वो करें। नहीं टेस्ट इस तरह नहीं होता है, डायरेक्ट हमला नहीं होता, ऐसे पहले करें। टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग के बाद हमले होते हैं, मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे हो ही क्योंकि ऐसा। पावर कितनी है। अब हाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आज आ गई, कल जो चंद इंडियन बुरे कमेंट्स कर रहे थे, हालांकि मैंने बताया भी था ये सारी डिटेल, तो मेरे मुझ पर हंस रहे थे और चवले मार रहे थे नीचे कमेंट में कि मतलब ना टॉन्ट कर रहे थे, जिस तरह एक गली आदमी गुजर रहा हो ना गली में मोहल्ले में, तो चुराहे पर कुछ चंद होते हैं छुछेरे, छुछेरे कह रहा हूँ, छिछोरे लड़के, छिछोरे जो होते हैं, तो वो टांट करते हैं, आवाज़ें कसते हैं किसी पर भी। इस तरह नीचे कमेंट पर जब मैंने कल न्यूक्लियर पर बात की थी, हालांकि थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता था, लेकिन जो मैं बातें की थी आज वही सेम साबित हुई है। वही बात आ गई, 238 नहीं इस्तेमाल होता, 235 यार केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है ये। तो फिर मैंने कहा कि जो 238 है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है, उसको इनरिच करके यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम को भी फिर बार बार एनरिच किया जाता है, एनरिच किया जाता है 80 से 90% एनरिच करने के बाद ये एटम बम में इस्तेमाल होता है। आज वही बातें खान साहब ने बोली हैं। किस्मत देखे मेरी कि कल मैंने बातें की और नीचे कुछ इंडियन टॉन्ट कर रहे थे, कुछ छिछोरे लोग जो नीचे बोल रहे थे, आज मेरी ही बातों को खान साहब ने वैलिड साबित कर दिया। मतलब आप ये समझ लो जो बात मैं करता हूँ मैं झूठ नहीं बोलता, स्टडी भी कोई चीज़ होती है, तो स्टडी करके ही बात करता हूँ। आज वही खान साहब ने बातें कर दी, अब टॉन्ट करो जो टॉन्ट करते हैं, अब खान साहब भी टॉन्ट करो, खान साहब पर भी खान भौंको साहब जो को क्या भौंकते हो। करना है, बात ये है, बात टॉपिक यार वो उनको सब कुछ पता है, वो जानबूझ कर करते ये हैं। छोटे लोग होते हैं, मुझे कभी कभी ना चिढ़ आ जाती है इन लोगों से कि यार ठीक है आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन एक अजीब ही लेवल का छिछोरा पानी में मैंने देखा कई ऐसे नीचे मेरे कमेंट्स करते हैं, मतलब जिस तरह आवारा नहीं होते लोग, आवारा गली चुराए के छिछोरे, मतलब इससे ज़्यादा मैं इनको और क्या कहूँ, मतलब ऐसे समझ जैसे हम ही कोई आलम फाजल है, पढ़े लिखे हैं, ये सामने जो बैठा है ये तो अनपढ़ है, चाहे वो पीएचडी केमिस्ट्री हो या एमफिल केमिस्ट्री हो, कुछ भी उनको वो पता नहीं समझते क्या है, अपने आप को प्रधान ही समझ लेते हैं। चलें यार समझ लेने दें, कह लें कि अगर वो किसी भूल में है तो उनको रहने दें, गलतफहमी में है तो रहने दें उनको, और पता उनको भी हकीकत क्या है, जानबूझ कर झूठ का साथ दे रहे हैं, झूठ का सहारा ले रहे हैं तो लेने दो, इससे फ़ायदा जो है वो सामने वाले को नहीं है, खुद को जो है ना नुकसान होता है, फ़ायदा भी होगा नुकसान भी होगा, खुद को ही होगा। बात आई खान साहब ने आज एक्सप्लेन किया इंटरनेशनल, वो एटम बम के बारे में तो कर दिया ना, बात जो थी इंटरेस्टिंग थी वो इंटरनेशनल रिलेशन की थी, कि वो कह रहे थे कि इंडिया को यहाँ पर कह लें कि दोनों साइड पर नहीं जाना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए, यहाँ पर ना ईरान की तरफ जाना चाहिए और ना ही इसराइल की तरफ जाना चाहिए। उन्होंने मिसाल दी कि जो अजमल के साहब ने वो हमला किया था तो उस वक्त जो है ना इसराइल ने डिक्लेयर नहीं किया था उसको टेररिस्ट। मैं हैरान हुई, वो इसलिए इसकी रीज़न बताई कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट है वो हम पर हमला ना कर दें। बड़ी बात है यार, फिर भी कि और असल में ना मैं बताता हूँ आपको पता नहीं हो सकता है ये भी वजह हो, लेकिन जो मुझे लगता है एनालिसिस करने में थोड़ा सा चूक गए हैं खान साहब, जो मुझे लगता है कि उनको पता है कि ये जो टेरर होती है ना पाकिस्तान से टेररिज्म, वो पाकिस्तान आर्मी करती है, और पाकिस्तान आर्मी को कौन पीछे से हुक्म देता है, यूएसए, समझ आ गई, सारा कुछ यूएसए की गेम प्लान है, जो यूएसए और इसराइल की एक सिटी है, इस वजह से इसराइल इनको डिक्लेयर नहीं कर रहा था, जो मुझे लगता है। और अब क्यों कर रहा है, क्योंकि अब इंडिया के बयान की, इंडिया के हेल्प की कुछ जरूरत है, और अब थोड़ी सी देर भी होगी, अब कर भी देना इतना ज्यादा आप तो असर नहीं यार है। वीडियो भी आई थी प्रशांत सर की कि उसने कहा था कि इसने ऐलान किया नेतन्याहू ने कि हम इसको डिक्लेयर करते हैं टेररिस्ट और तुम इनको सभी को करो, तो वो तो पीएम मोदी ने पहले दिन ही कर दिया था 7 अक्टूबर को, जब जिस वक्त टेररिस्ट अटैक हाँ पहला ट्वीट ही पीएम मतलब मोदी का मेरे किया था। नजदीक जो खान सर वजह दे रहे हो सकता है वो भी वैलिड हो, वो भी वैलिड हो सकती है, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये जो हमारी आर्मी को कंट्रोल करता है यूएसए, और आर्मी कंट्रोल करती है इनको, आगे फंडिंग सारा कुछ ट्रेनिंग देती है, और यूएसए के पीछे सारी गेम प्लान होता है, यूएस और इजराइल एक है, जिसकी वजह से इजराइल ने जल्दी नहीं की इसको टारगेट डिक्लेयर करने की। ये अच्छा बात अब जब कह लें कि आगे बताई खान साहब ने, इंडिया को सोचना चाहिए कि इंडिया पता नहीं क्या को बना बना बैठा है,
देख लें कि इंडिया को छितर मार कर निकाल दिया बांग्लादेश में, बंगालियों ने भी, श्रीलंका में से भी, मालदीव में से भी, नेपाल जो है वो अपना मैप शो कर रहा है, इंडिया का जो इलाका है वो भी अपने इलाके में शो कर रहा है, वो भी इसके खिलाफ है, चाइना भी इसके खिलाफ है, पाकिस्तान भी इसके इंडिया के खिलाफ है। बाकी क्या लें कि एक और साथ में कंट्री बता रहा था म्यांमार के कौन से वो शायद है, वहाँ पर भी जो इंडिया के पक्ष में, इंडिया के हक में बातें करती थी एक औरत थी, उसकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया है। अब वहाँ पर भी इंडिया के कहने के तो वो इतनी पहले वाली बात नहीं रही है। तो इंडिया देखें अपने आस पड़ोस में सभी इंडिया के मुखालिफ। आप तो इंडिया का हाल भी पाकिस्तान जैसा मुझे नजर आ रहा है, लग रहा है मतलब हमसाओं के मामले में पाकिस्तान एनिमी, मतलब खुला एनिमी, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद श्रीलंका में भी अब श्रीलंका और इंडिया के भी इतने उस तरह लेवल के अब रिलेशन नहीं है। बांग्लादेश जाहिर बात है अब उसमें भी तख्ता पलट हो चुका है, वो भी एक किस्म का समझ बिल्कुल एंटी पैरेलल हो गए, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 180 एंगल पर दोनों। उसके बाद मालदीव चाहे इसमें कोई शक नहीं कि अब गंदम वगैरह हर चीज़ लेगा, लेकिन वो मज़ा वो पहले वाला नहीं है इंडिया और मालदीव के रिलेशन में। तो पीछे रह गया बर्मा, आई थिंक बर्मा की बात हो रही थी। तो मतलब जो नेपाल भी उनका बराबर मुल्क अभी तक है। नहीं, वो नेपाल की उसने बात की है, मुझे पता, वो बता रहा था कि अपनी करेंसी पर जो है उन्होंने एक अजीब ही तस्वीर चाइना की शो की है, क्योंकि चाइना पैसे फेंक रहा है, वहाँ पर फेंक रहा है या वहाँ से उठा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इंडिया की यहाँ पर हार हो रही है। और इंडिया को देखना चाहिए कि सभी कंट्री गलत नहीं है, इंडिया भी गलत है, इंडिया को अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लानी चाहिए। ये नहीं कि दूसरी सभी कंट्री गलत है और इंडिया अकेला सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना जियो पॉलिटिक्स के लिहाज से इंडिया की हार होती मुझे नजर आ रही है यहाँ पर। नहीं, मैं इसको हार नहीं मानूंगा भाई, हार ही है जब दूसरी कंट्रियों से छितर मार कर निकाल देना। तुम्हारा एनालिसिस हो रहा है हर चीज का। अब देखें मालदीव ने क्या किया था, बड़ी जल्दी फैसला कर दिया, निकलो 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 निकलो, और फिर उसी थूके को चाटा। अब उसी थूक को मालदीव ने चाटा है खुद ही। श्रीलंका ने भी ऐसे किया था, बल्कि बांग्लादेश की सुन लो, बांग्लादेश के अंदर बड़ी अब लहर उठी है इंडिया के खिलाफ। ये मेरी बात याद रखना, ये वही हसीना वाजिद होगी, उसी की गवर्नमेंट होगी, वही उधर राज करेगी। ये देख लेना, हसीना वाजिद नाम ही ये प्रो इंडियन गवर्नमेंट आएगी। भाई ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कौन आएगा, कौन किसके हक में बात करेगा, या कौन प्रो पाकिस्तान को इंडिया होगा, ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। लेकिन वीडियो जो थी वो खान सर अगर इस तरह मजीद बनाते रहे तो बड़ी कह लें कि इंटरेस्टिंग बातें करते हैं, हमें भी नॉलेज इससे मिलता है। दोस्तों नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।